हाँ, तो इस वीडियो से हम सीखने जा रहे हैं सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं इंग्लिश में, बोलते कैसे हैं उन्हें। तो हम शुरुआत करते हैं दिस और दैट से। बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस हैं ये। तो पहले इन दोनों लफ्ज़ों का हम मतलब समझ लेते हैं इंग्लिश में क्या होता है। दिस का मतलब होता है ये, और एक है दैट का मतलब वो। अब ये सेंटेंस हम किस तरह से बोलते हैं, इस तरह के सेंटेंस पहले हिंदी में लिख लेता हूँ मैं एक एग्जांपल के तौर पर। जैसे हम कहते हैं कि ये सेब है, ठीक है। अब इसको हमें इंग्लिश में अगर बोलना हो या लिखना हो तो हमें इन जो हिंदी में वर्ड्स लिख रहे हैं ये, इनका इंग्लिश में मतलब पता होना चाहिए। जैसे ये को क्या कहते हैं, दिस। ऊपर मैंने अभी लिखा देखो, दिस माने ये, तो ये का मीनिंग हो गया दिस। सेब हो गया एप्पल, बचा है, ठीक है। तो ये जो है इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, इज़ यूज़ करेंगे। तो उसको भी मैं ऊपर लिख लेता हूँ। इज़ मतलब है, ठीक है। वैसे इसका मतलब है ये कोई स्टैंडर्ड बात नहीं है, ठीक है ना। ये थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ है, यहाँ मैं डिस्कस इसको नहीं करूँगा। लेकिन फ़िलहाल समझने के लिए ये समझ लो कि इज़ मतलब है टेम्परेरी तौर पर, क्योंकि आगे जाके बहुत सारी चीज़ें आएंगी, वहाँ हमें है की जगह कुछ भी नहीं लिखना होगा बहुत सारी जगह पर। तो फ़िलहाल अभी ये सेंटेंस समझने के लिए इतना समझ लो कि इज़ का मतलब है, जो कि असल में नहीं है, ठीक है। चलो, वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगी बात। तो अब अगर हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या लिखेंगे हम अगर देखो, अब ये की जगह हम लिख दें दिस, सेब की जगह लिख दें एप्पल, और है की जगह लिख दें इज़। तो होना तो ऐसे चाहिए था ना, आसानी हो जाती हमारे लिए, हिंदी बोलने वालों के लिए, उर्दू बोलने वालों के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी में जो बोला जा रहा है इंग्लिश में इस तरह से नहीं लिखा जाता कि उसका वर्ड टू वर्ड आपने बस कन्वर्ट कर दिया, बन गया। ऐसे नहीं चलता है। बात यह है कि इंग्लिश का अपना एक पैटर्न है, जिस पैटर्न पे इंग्लिश बोली या लिखी जाती है। यानी कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, ये इंग्लिश में हिंदी से बिल्कुल अलग है या उर्दू से बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो हर भाषा का अपना एक पैटर्न होता है। इस पैटर्न को सिंटैक्स कहते हैं हम, सिंटैक्स, ठीक है। ये वर्ड बार बार यूज़ होगा तो समझ लें। यानी किसी भी लैंग्वेज के वर्ड्स के अरेंजमेंट, कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, ये जो पैटर्न है ना लिखने का किसी भी लैंग्वेज में, इसको सिंटैक्स बोलते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो लोग करते हैं, जानते हैं, जिनको थोड़ा बहुत पता है सी लैंग्वेज के बारे में या जावा स्क्रिप्ट या कोई भी और लैंग्वेज के बारे में, तो वो बहुत सुनते हैं सिंटैक्स। क्योंकि हर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज को लिखने की अपनी सिंटैक्स है, उसका अपना पैटर्न है। अगर उसके अकॉर्डिंग कोड नहीं लिखा तो कंप्यूटर प्रोग्राम वो काम ही नहीं करेगा। इसी तरह हर लैंग्वेज की बात है, वो कंप्यूटर लैंग्वेज की नहीं। यहाँ भी जैसे हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो इसकी भी अपनी सिंटैक्स है, यानी इसका अपना पैटर्न है कि कौन सा वर्ड किसके बाद में आना है, कौन सा पहले आना है। तो अब इस सेंटेंस को हम सही लिखते हैं। ये चूँकि गलत हो गया है तो इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ इस पर, ठीक है। तो यहाँ से हम अब इसको सही से लिखते हैं पहले, कि ये सेब है को इंग्लिश में सही कैसे लिखेंगे। तो सही पैटर्न लिखने का ये है कि ये जो है ना, ये तो पहले ही लिखा जाएगा दिस, और ये जो इज़ है ये दिस के जस्ट बाद में आएगा, दिस इज़, ये साथ रहेंगे। तो ये पैटर्न समझ लो, दिस इज़। अब जिस चीज़ की बात हो रही है, जिस तरफ हम बता रहे हैं कि ये सेब है, तो जिस चीज़ को हम बता रहे हैं वो चीज़ सबसे आखिर में हम लिख देंगे। तो ये सेब है तो दिस इज़ एप्पल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, लेकिन अभी ये सेंटेंस अधूरा है। हमने पिछले वाले लेसन में ये देखा था कि जब भी किसी नाउन का यूज़ करेंगे, किसी चीज़ का यूज़ करेंगे हम इंग्लिश में, तो अगर उसके बारे में कोई रेफरेंस नहीं है, उसके पहले कोई चीज़ उसके बारे में नहीं पता हमें, सिर्फ एक आम जनरल सी बात की गई है कि ये सेब है, नहीं पता कौन सा सेब है, कहाँ का सेब है, किसका सेब है, तो हम उससे पहले क्या यूज़ करेंगे, ए या एन का यूज़ करेंगे। अब चूँकि जब एप्पल हम पढ़ते हैं तो पहली साउंड वॉवेल वाली आती है, जैसा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो इसलिए इसके पहले किसका यूज़ करेंगे, हम एन का यूज़ करेंगे। अब ये सेंटेंस हमारा ठीक हो गया बिल्कुल। तो ये एक पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। इस पैटर्न पे सेंटेंस ये सारे बनेंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि ये
ये बल्ला है, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ये बल्ला है तो दिस इज़ तो एक साथ ही लिखना है हमें, दिस इज़। अब बल्ला क्या हो जाएगा? अ बैट, ठीक है ना, बैट से पहले ए लगाएंगे, अ बैट, ठीक है। ऐसे ही अब हम देख लेते हैं एक सेंटेंस वो वाला, वो यानी जैसे लिखें हम, वो लड़का है, तो वो लड़का है, वो को क्या कहते हैं? दैट। तो दैट के साथ भी इसी तरह से इज़ लगेगा जैसे दिस के साथ लगा था, तो दैट इज़ अ बॉय, दैट इज़ अ बॉय, ठीक है, दैट इज़ अ बॉय। तो दिस और दैट का यूज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी अब देखो, ये जो असल में हम बोलते हैं ये और वो, या इंग्लिश में दिस और दैट, ये हम बोलते हैं दूर और पास की चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए। यानी कोई चीज़ हमारे पास में रखी है तो हम कहते हैं ये बल्ला है, या इंग्लिश में हम कहते हैं दिस इज़ अ बैट। और कोई चीज़ दूर रखी है उसकी तरफ, उसके बारे में बताने के लिए हम क्या करते हैं? वो कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? दैट। जैसे वो लड़का है, इसका मतलब लड़का दूर खड़ा है, वो लड़का है, दैट इज़ अ बॉय। और लड़का पास होता तो क्या कहते? दिस इज़ अ बॉय, ठीक है। तो ये पैटर्न आ गया समझ में किस तरह से सेंटेंस बनाने हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स इसके क्लियर कर लेते हैं, तो चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल मैंने लिख के रखे हुए हैं हिंदी में। जैसे सेंटेंस है ये मेज़ है, तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? ये है यानी पास में है, दिस इज़, ये तो लिखा ही जाएगा, दिस इज़। मेज़ है तो क्या लिखेंगे? मेज़ को क्या कहते हैं इंग्लिश में? टेबल, दिस इज़ अ टेबल, ठीक है। वो शहद है, तो इसको क्या लिखेंगे? वो यानी दैट इज़। अब देखो शहद है ये, इसको गिनते नहीं है, एक शहद दो शहद, ये काउंटेबल नाउन नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था ए और एन काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करेंगे। ये नाउन काउंटेबल है ही नहीं, तो इसको बस सिंपल ऐसे लिख देंगे, दैट इज़ हनी, बन गया सेंटेंस, ठीक है। अब ये लिख रहा है ये यूरोप है, क्या है ये? यूरोप है, हिंदी में तो यूरोप ही बोलते हैं। तो अब इसको इंग्लिश में हमें लिखना है, तो इसको क्या लिखेंगे? ये यूरोप है यानी दिस इज़ यूरोप, EUROPE, यूरोप। तो इसके पहले भी कोई ए या एन कुछ नहीं लगाएंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि यूरोप जो है वो एक सब कॉन्टिनेंट का नाम है, और वो 6-7 नहीं है, अलग अलग तरह के सब कॉन्टिनेंट नहीं है, वो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको गिनने बैठे हम, वो एक ही होता है। और वैसे भी इस तरह की जो चीज़ें जिनके कुछ नाम होते हैं उनसे पहले ए नहीं लगाते कभी भी, ठीक है। जैसे किसी का नाम है रोहन, तो उसके आगे ए नहीं लगाएंगे हम, ये सब कॉन्टिनेंट का नाम है एक, ठीक है ना। तो जैसे एशिया है ऐसे एक यूरोप है, तो इनके आगे भी ए या दा कुछ नहीं लगता, दिस इज़ यूरोप। अब आया एक और सेंटेंस अगला, वो छाता है, तो दैट इज़, छाता यानी अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला को लिखेंगे हम यू से, वॉवेल की आवाज़ आ रही है ना, तो एन लगाएंगे, दैट इज़ एन अम्ब्रेला, ठीक है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, ये स्याही है, दिस इज़ इंक। यहाँ भी ए या एन का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये भी गिनी जाने वाली कोई चीज़ नहीं है। स्याही है, लिक्विड है एक, वो उसमें क्या गिनोगे? एक स्याही दो स्याही, कुछ नहीं गिना जाता ऐसे, ठीक है। और अब है क्या? वो 1 रुपये का सिक्का है, सिक्का हटा देते हैं यहाँ, इसे नोट कर लेते हैं, वो 1 रुपये का नोट है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये इतना लंबा पूरा एक नाउन है, यहाँ से यहाँ तक ये, 1 रुपये का नोट। तो इस 1 रुपये के नोट के बारे में बता रहे हैं हम, वो 1 रुपये का नोट है, तो वो है तो यानी दैट इज़
वो है क्या, 1 रुपये का नोट। तो लिख देंगे हम 1 रुपये का नोट, यानी 1 रुपी नोट। अब 1 रुपी नोट, नोट तो गिने जा सकते हैं, इसलिए इसके पहले ए एन लगेगा, लेकिन लगेगा किसके हिसाब से, जो पहली साउंड आ रही है उसके हिसाब से। तो 1 में वा, वे की आवाज़ आ रही है, डब्लू वाली, ठीक है, जो कि वॉवेल नहीं है। तो इसके लिए खाली यहाँ लिखेंगे हम ए। तो दैट इज़ अ 1 रुपी नोट, ONE 1 रुपी, RUPEE नोट, दैट इज़ अ 1 रुपी नोट, ठीक है। ओ को देख के ए की जगह एन मत लगा देना, हमें ओ नहीं देखना होता, साउंड देखनी होती है। तो 1 में डब्लू वाली साउंड आ रही है। अब देखो अगला सेंटेंस, ये मिस्टर नदीम है। ऐसे हम किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, अपने पास में कोई खड़ा है उसके बारे में दूसरे को बताते हैं कि भाई ये मिस्टर फलां हैं, ये वो हैं। तो ऐसे ही एक सेंटेंस इस तरह का ये है कि ये मिस्टर नदीम है। तो इंग्लिश में भी जब किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपने पास में खड़े हुए आदमी को दूसरे को बताते हैं कि ये कौन है, तब भी इस तरह से हम दिस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैंने इसलिए ये सेंटेंस लिख दिया, जैसे ये मिस्टर नदीम है तो दिस इज़ मिस्टर नदीम। ठीक है। अच्छा, अब आया ये न्यूयॉर्क है। तो ये एक शहर है, शहर का नाम है न्यूयॉर्क। तो इसके पहले भी कोई ए और एन वन कुछ नहीं लगाना, सीधा लिख देंगे बस दिस इज़ न्यूयॉर्क। वो सोना है, डबल है क्यों लिख दिया मैंने, वो सोना है, सोना मतलब गोल्ड, तो लिख दो दैट इज़ गोल्ड। ठीक है, इसके आगे भी कोई ए या एन उससे पहले नहीं लगाना हमने। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए, मेरे ख्याल से पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, कहाँ पे ए लगना है कहाँ नहीं लगना है। दिस इज़, दैट इज़ का समझ में आ गया होगा यूज़ आपको। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। तो इन सारे एग्जांपल्स में हमने क्या चीज़ नोट करी कि पैटर्न क्या है। पैटर्न ये है, या तो दिस आता है वर्ड के हिसाब से, अगर ये है तो दिस, या दैट आता है, उसके साथ में ज़रूर हम इज़ लिखते हैं, फिर उसके साथ में ज़रूरत पड़ती है तो ए या एन आता है, और उसके बाद में नाउन आता है। ठीक है, यानी ए या एन नाउन से पहले जब लगाएंगे जब वो काउंटेबल होगा, वरना नहीं लगाएंगे। तो हमने जो सेंटेंस अभी पढ़े हैं ये सारे इस पैटर्न के सेंटेंस थे। ठीक है, इस पैटर्न के सेंटेंस हमने सारे अभी पढ़े हैं, दिस इज़, दैट इज़, और आगे जो चीज़ भी हो उसका नाम ले लो। ठीक है, यानी जो नाउन है। तो ये सिंटैक्स, इसको कहते हैं सिंटैक्स। तो ये सिंटैक्स याद रखो, तुम्हें रटनी नहीं है कभी भी। अभी जब हमने ऊपर सेंटेंस बनाए थे तो इस सिंटैक्स को मैंने नहीं लिखा था, बस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरह के सेंटेंस हमें बनाने आ गए हैं। इस तरह की कोई भी चीज़ बोलनी हो हम बोल सकते हैं। अब देखो बात यह है, हमें दिस और दैट का यूज़ आ गया नाउन के साथ करना। तो अब इस तरह की हज़ारों बातें बोली जा सकती हैं अलग अलग जगह पे। हम पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ये कार है, ये आसमान है, वो लड़का है, वो लड़की है, वो टीचर है, वो डॉक्टर है। इस तरह की हज़ारों बातें बोली जा सकती हैं। यानी हम सिर्फ एक सिंटैक्स से, इस अकेले सिंटैक्स से हम हज़ारों लाखों सेंटेंस बोलने के काबिल हो गए। ठीक है, अब देखो लेकिन मसला क्या है, दिक्कत क्या है हमारे साथ। दिक्कत ये है कि हमें दैट इज़ और दिस इज़ बोलना तो आ गया, उसके आगे का वर्ड अगर हमें याद नहीं है तो कैसे बोलेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ तो मेज़ लिख रहा है, तो मेज़ का मीनिंग तो हमें पता है। अगर किसी को यहाँ लिख रहा हो ये मटका है और मटके का मीनिंग ना पता हो इंग्लिश में क्या होता है, तो वो आगे बोल ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये है, इंग्लिश बोलने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो वर्ड और मीनिंग का याद होना है। जितने ज़्यादा तुमको वर्ड्स का मतलब पता होगा उतनी ज़्यादा तुम इंग्लिश बोल पाओगे, और जितना कम पता होगा उतनी कम बोल पाओगे। तो ये जो पैटर्न है ये तो बहुत थोड़े से हैं। इन थोड़े से पैटर्न्स को सीखने के बाद तुम इंग्लिश बोलने के लायक हो जाओगे या लिखने के लायक हो जाओगे, लेकिन फिर भी नहीं लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास वर्ड नहीं होंगे, तुम्हें मीनिंग ही नहीं पता होगा कि इस हिंदी वर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इंग्लिश बोलने या सीखने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है
वो ये है कि आप अपने लिए इंग्लिश के वर्ड्स याद करो। अब बात ये है कि इतने सारे वर्ड कौन याद करे, ऐसे तो हज़ारों लाखों वर्ड हैं, है ना। तो इसके लिए आसानी आपको ये है कि आप सिर्फ उन वर्डों पे ध्यान दें जिनका आपसे वास्ता पड़ता है, जिन चीज़ों से आपको वास्ता पड़ता है उन पर ध्यान दें, जिनसे नहीं पड़ता उनके चक्कर में पड़ो मत। जिन चीज़ों से आगे ज़िंदगी में लाइफ में वास्ता पड़ता रहे उन पर ध्यान देते रहो, उनको इंग्लिश में सीखते रहो। तो ऐसे धीरे धीरे इंग्लिश आपके माइंड में बैठती चली जाएगी। और ये जो पैटर्न अभी बताया मैंने, इसको नीचे जो मैंने लिखा था ना, ये वाला पैटर्न, ये रटना नहीं है आपने, ये सेंटेंस ही आपको इतना प्रैक्टिस करने हैं कि ये पैटर्न आपके माइंड में नेचुरली बैठ जाए। जब नेचुरली बैठ जाएगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा इसको बोलने के लिए। तो ये जो सेंटेंस मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको समझाएं, ऐसे सेंटेंस आप खुद भी लिख सकते हैं अपने आसपास की चीज़ों को देख के, कि ये ईंट है, ये घर है, ये गमला है, ये फूल है, ये बाग है, ये बगीचा है। इस तरह पता नहीं कितने सेंटेंस बोले जा सकते हैं, ये और वो वाले। और इनको फिर इंग्लिश में बोलना, साथ में बोलो एकदम, क्या दिक्कत है। ये बगीचा है, दिस इज़ अ गार्डन, वो बगीचा है, दैट इज़ अ गार्डन। तो इस तरह बोल बोल के प्रैक्टिस करो बैठ के इन चीज़ों की, ताकि ये बिल्कुल हमारे माइंड में बैठ जाए। हमें ये सोचना ना पड़े कि दिस के बाद फिर इज़ आता है, फिर उसके बाद ए या एन लगाना है, फिर उसके बाद वो वर्ड का मीनिंग आएगा। ये सोचने की नौबत नहीं आनी चाहिए। इतना इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाओ और वर्ड्स याद करो जो आपको, जिनसे वास्ता पड़ता हो। फिर इंग्लिश बोलने में कुछ बाकी बचता ही नहीं है, ना लिखने में कुछ बचता है। बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, तो इंग्लिश आ जाएगी। आज ये 2 वर्ड्स हमने सीखे हैं और सिंटैक्स का मतलब समझ लिया। तो अब मैंने क्या किया है, तुम लोगों के लिए वर्कशीट एक लिखी है मैंने, जिसमें सेंटेंसेस हैं कुछ। वो वर्कशीट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और उस वर्कशीट के जो आंसर्स हैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपको करना ये है कि खाली वर्कशीट वाले लिंक से क्लिक करके उस वर्कशीट को डाउनलोड करना है। वो PDF फाइल है, बहुत छोटी सी है, उसके अंदर 10 सेंटेंसेस हैं। अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए कि तुम्हें कितना आया ठीक से, बिना देखे आंसर शीट मत डाउनलोड करना, सिर्फ वर्कशीट डाउनलोड करना। वर्कशीट डाउनलोड करके उन सेंटेंसेस को मुँह ज़बानी बोलने की कोशिश करो इंग्लिश में, जो मैंने उसमें हिंदी में 10 सेंटेंस लिखे हैं। वर्ड जो ज़रूरत है, जैसे यहाँ मेज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो मैंने टेबल पूरा लिख दिया। ऐसे ही वहाँ जो वर्ड्स में, वहाँ जो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं उनमें जो वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी वो वर्ड्स मैंने नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो उन वर्ड्स को आप देख सकते हैं, उन्हें याद भी कर लेना। उसके अलावा जिन वर्डों की आपको ज़रूरत पड़ती हो अपनी डेली लाइफ में इस तरह बोलने में, उन वर्ड्सों को धीरे धीरे याद करने की कोशिश करो, थोड़े थोड़े वर्ड याद करो। ये काम आपका है, ये आपको करना पड़ेगा। मैं सिर्फ सिखाऊँगा कि उनको इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है ना। तो आप वर्कशीट डाउनलोड करो, और उसे डाउनलोड करने के बाद उस वर्कशीट में जो सेंटेंस लिखे हैं हिंदी में या उर्दू में, मैं चूँकि रोमन में लिखूँगा, हिंदी उर्दू वाला कोई भी बंदा उनको इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। मैं चाहता तो हिंदी के फ़ॉन्ट यूज़ कर सकता था, लेकिन फिर उससे जिनको हिंदी नहीं आती, सिर्फ वो हिंदी समझ सकते हैं, तो वो लोग उससे कोई फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें, इसलिए मैं रोमन में लिख रहा हूँ। तो रोमन समझने वाले बहुत लोग हैं। खैर, तो आप वर्कशीट डाउनलोड करें, उन सेंटेंसेस को मुँह ज़बानी कॉपी पे लिखने की कोशिश ना करें, बल्कि मुँह ज़बानी बोलने की कोशिश करें सारे सेंटेंसेस को। जब उनको सारों को बोल लें आप, और आपको लगे बिल्कुल ठीक बोले हैं, तो फिर उनको एक बार अपनी नोटबुक में लिखें, ठीक है। जब आपने लिख लिए, अब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से आंसर शीट का लिंक से आंसर शीट डाउनलोड कर लें, और फिर उस आंसर शीट से मैच करें कि आपने कितना ठीक लिखा, कितना गलत लिखा। और मैंने जो मेन चीज़ें हैं आंसर शीट में, उनको हाईलाइट किया है लाल कलर से। तो अगर आप गलती करेंगे मेरे ख्याल से, तो उन्हीं चीज़ों में गलती करेंगे, तो उन पर ध्यान दें कि आपने क्या चीज़ गलत किया है। तो आंसर शीट, वर्कशीट करने के बाद में, बोलने के बाद में, उसको बोलने की प्रैक्टिस और लिखने की प्रैक्टिस करने के बाद में आपने आंसर शीट डाउनलोड करनी है। चीटिंग नहीं करनी है, करनी हो तो कर लेना, मेरा कुछ नहीं जाता। मैं एक तरीका बता रहा हूँ सीखने का, समझने का। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं, काफ़ी कुछ हो गया, बहुत लंबी वीडियो हो गई है 20 मिनट की, ठीक है।